हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में हम CGL 2022 मेंस के 7 मार्च की शिफ्ट का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दे तो बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस के अंदर अपन देखेंगे कि किस तरीके से वो कैलकुलेटिव थे या फिर वो क्वेश्चंस कितने हार्ड थे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गिवन है कि दिए गए डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको ये पता है बहुलक का मतलब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे बहुलक। बहु का मतलब होता है ज़्यादा। क्या मतलब होता है? ज़्यादा। बहु का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, ये जो पूरी स्ट्रिंग दे रखी है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि ये जो 7 है ना, ये 5 टाइम्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। कितने परसेंट ऑफ दे रहा है वो? 45%। तो यहाँ पे बात परसेंटेज की आ गई, तो परसेंटेज के लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप 100 मान लो। ठीक है ना, कि जो मार्क प्राइस है वो कितना गिवन है अपने को? 100। उसके ऊपर उसने ऑफ कितना दे दिया? 45 का ऑफ दे दिया। यानी वो अब कितने रुपए में वो चीज़ सेल कर रहा है? 55 रुपये में कर रहा है कि नहीं कर रहा? 100 में से 45 माइनस कर दो, 55 ही तो आएंगे। और यहाँ पे अपने को कितने बोल रहा है कि वो ग्राहक ने सेल के दौरान 330 में एक शर्ट खरीदी। यानी यहाँ पे 55 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है मुझे? 330। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बस अपने से क्या पूछा है, उस शर्ट का अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य अपन ने कितना माना था? 100। तो 6 को क्या कर दो, सॉरी ये 6 है, 60 नहीं है, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से और अपने पास में आंसर आ जाएगा 600। सिंपल क्वेश्चन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं था इस क्वेश्चन में। अब देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मालगाड़ी है। मालगाड़ी की लेंथ अपने को दे रखी है कि वो 350 मीटर लंबी है। अब वो बोल रहा है कि वो एक सुरंग को 1250 मीटर लंबी सुरंग है, उसको 80 सेकंड में पार करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम। आपको जो बोलना है बोल लो। अब मेरी एक बात सुनो। आपको पता है अगर कोई मालगाड़ी या कोई रेलगाड़ी अगर किसी टनल यानी किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो उसे उस सुरंग की जो टोटल डिस्टेंस है उसको तो कवर करना ही पड़ेगा। इसके साथ में मान लो यहाँ पे उस मालगाड़ी का इंजन है, तो क्या इंजन क्रॉस होते ही वो पूरी मालगाड़ी क्रॉस हो गई? नहीं होती ना। यानी अगर मुझे मालगाड़ी को क्रॉस करवाना है तो मुझे पूरी की पूरी जो लेंथ है ना मालगाड़ी की, वो इस टनल से गुजारनी पड़ेगी। तो मेरी टोटल जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या हो जाएगी? ये जो टनल देख रहे हो, ठीक है, ये जो सुरंग है इसकी डिस्टेंस यानी इसकी लेंथ प्लस मालगाड़ी की लेंथ, ठीक है ना, ये दोनों जो होंगी ना वो डिस्टेंस मेरी क्या होगी, इसके अंदर मुझे कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे टनल कितनी दे रखी है? 350 मीटर। और इसी तरीके से मालगाड़ी कितनी दे रखी है? 1250। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में? 1600। यानी मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ गई? 1600 मीटर। आगे बात समझ में। यहाँ पे मुझे आगे क्या दे रखा है? 80 सेकंड में पार करती है। मेरे भाई टाइम कितना दे दिया? 80 सेकंड। और स्पीड, अब अपने को स्पीड निकालनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, कितना? 20 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। जबकि मुझे सारे क्वेश्चंस के अंदर ये सारे ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है? किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। और आप सबको पता है अगर मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये मेरा किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। जब आप इसको करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड था इसमें। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए एक और इजी क्वेश्चन। क्या गिवन है? एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है। यानी मेरे पास में क्या है? एक प्रिज्म है और एक पिरामिड है। आपको भी पता होगा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म वो होता है जो जो जिसका बेस अगर यहाँ पे है ना, ये स्क्वायर मान लेता हूँ तो ये जो है ना ये सेम बेस यहाँ पे मुझे मिलेगा। ठीक है ना, ये होता है कि नहीं होता? किसी कोई भी प्रिज्म, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं आपने प्रिज्म देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी शेप, जैसे आपने कोई बेलन देखा है या फिर आपने कोई, मान लेता हूँ मैं, आपने कोई पाइप देखी होगी, तो जैसी शेप उसकी नीचे की साइड होती है वैसी शेप तो ऊपर होती है। यानी वो कंटिन्यूसली उसी शेप में चलता है कि नहीं चलता? तो वो तो होता है अपना प्रिज्म। और पिरामिड, अब देखो जो मिस्र के पिरामिड आपको पता है वो इस तरीके से होते हैं कि नहीं होते? पिरामिड की शेप कैसे होती है? ऊपर एक पॉइंटेड होता है कि नहीं होता? आगे मेरी बात समझ में। सिंपल सी चीज़ है। अब ये क्या पूछ रहा है कि अपने को क्या बताना है? आयतनों का अनुपात बताना है। अब मेरे भाई अगर आपने 3D पढ़ी है तो प्रिज्म का जो आयतन होता है ना वो क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। होता है कि नहीं होता? इसी तरीके से पिरामिड जो होता है ना, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो क्या रहता है? सेम, लेकिन बस एक छोटा सा चेंज होता है और वो होता है 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे इन दोनों का क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ से बेस एरिया से बेस एरिया। आप देखो दोनों का बेस एरिया सेम है, अगले ने क्वेश्चन में दे रखा है समान आधार है, और ऊंचाई भी क्या दे रखी है? समान। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास में डायरेक्टली ये 3 ऊपर चला जाएगा तो अपने पास में रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1।
आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको प्रिज्म, और यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पेन भी उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मुझे बस आपको प्रिज्म और पिरामिड समझाना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक अपने को नंबर दे रखा है और ये पूछ रहे हैं कि ये जो है ना, ये 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से विभाज्य है। अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। देखो क्या होता है 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, आपको कुछ नहीं करना होता, अल्टरनेट के ऊपर एक एक नंबर उठाते जाओ। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या उठाया, 5, उसके बाद में +1, फिर +3 और +1, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किए, ये अल्टरनेट के ऊपर नंबर उठा लिए। इसी तरीके से ये जो बच गए इनको भी क्या कर लो, उठा लो। इनको उठा के ये जो है ना, इससे माइनस कर दो, तो 2 + 4 + 4, आप देखोगे 5 और 3 8, 8 और 3 10, 10 - 10, यानी ये कितना आ गया, 0, ठीक है। तो अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है, अगर ये जो सम है ना इनका, ये टोटल ये करने के बाद में मेरे पास जो आएगा, या तो वो 11 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, जैसे 22, 33, 44, समझ रहे हो। या फिर इसकी जगह अगर मेरे पास में 0 भी आ जाए, तो 0 भी तो 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता। 0 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही तो आएगा मेरे पास में। तो ये वाला अगर आ जाए 0 भी, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है, तो यानी अपने पास में आंसर आ गया ये। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मेथड मैंने आपको बता दिया है, इनमें से कोई भी मेथड जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है ना, वो इस मेथड को फॉलो नहीं करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पे पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीन के ऊपर इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, 680 मीटर एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री है। अब देखो इसने जो बोला है ना, वो बना दो। उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। ये मान लेता हूँ मैं कोई बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से इस बिल्डिंग से थोड़ी दूर के ऊपर कोई एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। आपको भी पता है बिल्डिंग से बड़ा टावर होता है, हाँ कई जगह हो सकता है कि टावर ज़्यादा, बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ये होना है कि टावर ज़्यादा बड़ा है। अब ये क्या बोल रहा है कि टावर के शीर्ष से, ये जो टावर है ना, यहाँ के पे छत के ऊपर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ से वो है ना इस टावर को देख रहा है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से अगर वो देखता है तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सोचोगे मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ कर दी, अरे मेरे भाई ये जो लाइन होती है ना, यहाँ पे वो खड़ा होगा तो उसका बेस ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसके इमारत के आधार से, यानी यहाँ से इसके शीर्ष को देखूँ, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का। इतनी चीज़ आपके पास में आ गई समझ में। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, मुझे इमारत की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपने यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं। या तो अपन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू रखते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनसे सोल्व करते हैं। या फिर अपने पास में दूसरा ऑप्शन क्या है, अपने पास में ये दोनों आपको दिख रहे होंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोई फिक्स रेशियो होते हैं, ठीक है ना। इनके फिक्स रेशियो किस किस चीज़ के होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के क्या होते हैं, इनके फिक्स रेशियो होते हैं। तो 30 डिग्री का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर 1/√3/2, ठीक है। इसी तरीके से 45 डिग्री का क्या होता है, 1/1/√2। और इसी तरीके से 60 डिग्री के रेशियो क्या होते हैं, √3/1/2। सॉरी ये 2 है यहाँ पे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी आपको है ना ये रेशियोज़ पता होने चाहिए। अगर आपको ये रेशियो पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। आप देखना ध्यान से, 45 डिग्री है, 45 डिग्री का रेशियो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, 1/√2 होता है कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अपन ये तो कहीं पे कोई काम ही नहीं आ रही, वो टोटल अपने को क्या पूछ रहा है, यहाँ से इस टावर की ऊंचाई पूछ रहा है पूरी। इसी तरीके से 60 डिग्री का रेशियो क्या होता है, 60 डिग्री के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो क्या आ गया, √3। आया कि नहीं आया? और ये वाला है वो कितना आ गया, 1। आगे मेरी बात समझ में। अब मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो दे रखा है 1, ठीक है ना। और ये पूरा है √3, ठीक है ना। अब मुझे इतना बता दो, इतनी लेंथ मुझे पता है कि नहीं पता है। अब आपके सामने गिवन है 680 मीटर्स गिवन है, ठीक है ना। यहाँ पे 680 मीटर्स दिया हुआ है अपने पास में। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये अगर मैं रेशियोज़ के फॉर्म में निकालना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि √3 - 1, ये जो है ये लेंथ, ये √3 - 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे मैंने क्या किया, पूरी ये जो √3 लेंथ थी इसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर दी, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 680 आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है उसने कि इस टावर की ऊंचाई बता दो, यानी टावर की टोटल ऊंचाई कितनी है, √3। तो मुझे पता है अगर √3 - 1 की वैल्यू कितनी है, 680, तो आपको यूनिटरी मेथड पता होगा, 680/√3,
माइनस 1, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये। तो √3 अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 से। मेरे पास में आंसर आना चाहिए 683 √3 अपॉन √3 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे देखो एक कैच है। क्या कैच है, आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन देखो, इनके अंदर कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर ये वैल्यू आ रही है, नहीं दिख रहा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन मतलब प्रमेयीकरण। तो ये जो नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका साइन चेंज कर के ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही क्या होता है, रेशनलाइजेशन। अब आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 680, ठीक है ना। और ये √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसी तरीके से ये 680 √3 किससे वो होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 680 √3 और डिवाइड। अब आपको पता है ये देखो a माइनस बी है कि नहीं है, और इसी तरीके से ये a प्लस बी है कि नहीं है। यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा a² माइनस b² का। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और इसी तरीके से 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। अब आपको देख के पता चल रहा है मेरे भाई, यहाँ से 680 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन जो होगा ना उसके अंदर 3 और √3 अंदर की साइड बचेंगे, 3 प्लस √3। अब कौन कौन से ऑप्शन के अंदर आपको 3 प्लस √3 दिख रहे हैं, ये देखो दोनों तो एलिमिनेट हो गए। आप चाहो तो पूरा सोल्व करके उसके बाद में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो। और अब आपको पता है 680 को मैं कॉमन लूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा तो इसका आधा कितना होता है, 340 होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अपने पास में डायरेक्ट आंसर आ गया। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने कहा ना आपको 30 से 35 सेकंड का टाइम लगेगा, अगर आपको ये रेशियोज़ पता है, ठीक है ना। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि मैं आपको रेशनलाइजेशन वगैरह सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपका ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, चलो मैक्स टू मैक्स में मान लेता हूँ, आप 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ईजी क्वेश्चन था। अभी देखो एक और इजी क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया और 5 महीने के बाद में बी 80,000 के निवेश के साथ भी इस व्यापार में क्या हो गया, शामिल हो गया। अब मेरे भाई आपको एक चीज़ पता होगी क्या, कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कैपिटल इनटू टाइम, यानी कितनी पूंजी मैंने कितने समय के लिए लगाई वही तो मेरी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो लास्ट में अपने को क्या दे रखा है, प्रॉफिट तो दे रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए और बी। ए ने कितनी राशि लगाई 75,000 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से बी ने कितनी लगाई 80,000 रुपये, ठीक है ना। ये इनकी क्या थी, इन्वेस्टमेंट, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कैपिटल, ठीक है। अब टाइम क्या गिवन है, ए के लिए कुछ गिवन है क्या, कि कोई इतने टाइम तक लगाई नहीं दे रखा ना, लेकिन ये क्या बोल रहा है 1 वर्ष के बाद में। यानी मैं क्या मान सकता हूँ कि ए ने पूरे 12 महीने के लिए ये राशि लगाई कि नहीं लगाई। इसी तरीके से बी जो है वो 5 महीने बाद में ज्वाइन करता है, कितने दिन बाद में, 5 महीने के बाद में। यानी बी टोटल बिजनेस में कितने दिन रहा होगा, 7 महीने रहा होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये क्वेश्चन पता है, यहाँ पे इसको रेशियो के अंदर आप तोड़ लो। इसको मैं जब रेशियो में कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 15:16। आप करके देख लेना। अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो 180 आ जाएगा, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 112। यहाँ पे ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा 45 और ये 28 56, ये हो जाएगा 28 से। इतनी बात आ गई समझ में। यानी ये जो है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैंने, क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसका रेशियो लिया है। अब बताओ कैपिटल और टाइम को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, प्रॉफिट आता है कि नहीं आता। यानी ये जो ए और बी का जो है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो है 45:28। तो इनका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 5 13, 4 2 6, यानी 73, ठीक है। मेरे पास में इन दोनों का रेशियो कितना आया 73, यानी मेरे पास जो रेशियो है 73 आया। और यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है मुझे 408800, यानी मेरी 73 की वैल्यू कितनी है 408880। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दो, 7 5, ये जाएगा 56 टाइम्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई 5600। अब आपसे पूछा क्या है, ए और बी की इंडिविजुअली बता दो, अलग अलग बता दो कि इन्होंने कितना कुछ प्रॉफिट लिया है। तो एक बार तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये देखो 45 45 20 2 52, ठीक है, ये आ गया। सिंपल सा एक, यहाँ पे देखो किसी भी ऑप्शन में 252 नहीं दे रखा। आप एक भी अगर करोगे, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दोनों में से किसी का एक को कर लो, ठीक है, आपके पास में आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या हैं अपने को अलग अलग दे रखे हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलो, देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसके अंदर अगर अपने पेन उठाया ना, ठीक है ना, तो ये देख लो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा आपको,
ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती मेरे भाई। आपको पता है 2 की पावर x दे रखी है प्लस 3 की पावर y दे रखी है और ये टोटल 17 है। मुझे इतना पता है कि भाई 3 का स्क्वायर मैं अगर लूँगा तो ये 9 आएगा, और अगर मैं 2 का क्यूब लूँगा यानी 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 9 और 8 कितने होते हैं 17। इसी तरीके से आप इसको सेटिस्फाई करके देख लो, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिंपल सा पड़ा है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर पेन नहीं उठाना, ठीक है ना, पाप लगता है ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी पेन मत उठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज? PQRS अपने को क्या गिवन है, एक चक्रीय चतुर्भुज है मेरे भाई। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जो एक वर्त के अंदर हो, यानी ऐसा चतुर्भुज जो एक वर्त के अंदर सम्मिलित हो। ये दिख रहा है आपको वर्त, ठीक है ना, ये वर्त नहीं है, ये आलू है, लेकिन हम मान लेना ये वर्त है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होगा ना चक्रीय चतुर्भुज, वो हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको वर्त दे, ये सर्कल दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। वो आपको ऐसा कोई बना के दे दे और ये भी बोल सकता है वो कि ये जो है ना एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे मेरी बात समझ में? तो चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसने जो दे रखा है मैं वही ले लेता हूँ, PQRS ये दे रखा है मुझे। इनका कंसेप्ट क्या होता है कि एंगल P प्लस एंगल R, यानी ये जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल S प्लस एंगल Q जो होगा ना वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अब जो आगे जो बोल रहा है वो मानते जाओ। P जो है वो R का 3 गुना है, यानी ये P है ये R है। जो P है ना वो R का 3 गुना है, यानी मैं मान लेता हूँ R जो है वो थीटा है, तो P कितना हो जाएगा 3 थीटा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से जो S है ना वो Q का 4 गुना है, तो Q को अपन क्या माने 5 मान लूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे 5 मान लेता हूँ मैं, तो ये S कितना हो जाएगा 4 5। अब आप ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। देखो एंगल P प्लस Q यानी 3 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मेरे पास क्या आया 4 थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू डायरेक्टली मैं क्या निकाल सकता हूँ 45 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? इसी तरीके से अगर वो मुझसे बोल रहा है यहाँ पे ये सेकंड वाला मान लो 5 प्लस 4 5, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों आमने सामने के एंगल, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, यानी 5 मेरी कितनी आ गई 36। अब उसने जो पूछा है ना बस वहाँ पे अपने को वैल्यू पुट करनी है। इसने पूछा है मुझे एंगल एस, एंगल एस अपन ने कितना माना 4 5, अपने पास में 5 की वैल्यू कितनी है 36, तो अगर मुझे 4 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास में कितना आ जाएगा 144। इसी तरीके से उसने क्या पूछा एंगल आर, एंगल आर कितना गिवन है अपने पास में थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने निकाली थी 45, दोनों को ऐड कर दो 45 और 144। अब आपको पता है ये कितना होता है 89 डिग्री होता है, और यहाँ पे सिर्फ 89 यहाँ पे एक में ही दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो एक और सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर एक पैटर्न पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, आप अगर एग्जाम में इस तरीके से जाएंगे कि सबसे पहले मैं 0.7 का क्यूब निकालूं, फिर 0.3 का क्यूब निकाल के उन दोनों को ऐड करूं, फिर ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा पैटर्न पकड़ो। मैं मान लेता हूँ 0.7 के है ना, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अपने पास में ए गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई ए, यानी ए को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो ए क्यूब लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको 0.3 को क्या मान लिया बी मान लिया, तो मैं क्या इसको बी क्यूब लिख सकता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? बी इंटू बी कितना हो जाएगा बी क्यूब। और इसी तरीके से ये देखो अपन ने 0.7 को क्या माना था ए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे 0.7 यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ए स्क्वायर लिख सकता कि नहीं लिख सकता। इसी तरीके से 0.7 इंटू 0.3 यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी, और इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा बी स्क्वायर। आपने कोई ऐसी कोई आइडेंटिटी पढ़ी है क्या मैथ के अंदर? अगर नहीं पढ़ी तो मेरे भाई याद कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ना, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखते ही पता चल रहा होगा यहाँ पे इसने क्या किया है, बस इसको है ना ये मल्टीप्लाई में था, इधर इसमें भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया कि नहीं भेजा। ठीक है, तो यानी मेरे पास में यहाँ पे मैं इसको डिवाइड में भेजूंगा तो इसकी टोटल वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी ए प्लस बी। अब आपको करना क्या है, ए की जगह 0.7 और बी की जगह 0.3 पुट करो, दोनों को ऐड करो और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन। आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आपको थोड़ी सी कुछ एक अलजेब्रा की चीज़ समझानी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ समझो। अगर मान लो आपके पास में 2 इक्वेशन दे दे, पहली इक्वेशन आपके पास में दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, और इसी तरीके से वो दूसरी इक्वेशन आपको दे दे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं सोल्व करना चाहूँ, ठीक है ना, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे पहले जो है ना वो x के साथ में क्या आ रहा है,
एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है या नहीं है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया, बी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ कोफिशिएंट के अंदर चेंज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोफिशिएंट जो है ना उनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके सम के साथ में। आगे मेरी बात समझ में। इसी तरीके से इनकी वैल्यू जो हो जाएगी ना वो किसके बराबर हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बाद। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तीन चीज़ें। आपको तीन फार्मूलाज बताऊंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरीके से आपके पास में दूसरा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होता है। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता, अरे होता है कि नहीं होता। तो इसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ साइन के लिए। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए ये ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल्स टू आपको सी दे दे मान लो, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करने हैं, कोफिशिएंट चेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर इस टाइप में अपने पास में कुछ आ जाए, वो इनमें से अपने को कोई भी एक वैल्यू मिस कर यहाँ पे ना पूछ सकता है कि ये जो वैल्यू है ना ये बता दो कोई भी, लेकिन मैं यहाँ पे मान लेता हूँ वो डी दे रखा है उसने, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अभी अभी अब क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है ना ये एक्स और वाई की जगह साइन थीटा कोस थीटा दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब मेरे भाई अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो अपन यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आगे मेरी बात समझ में। ये था पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये दोनों के लिए लागू होगा। ये किसके लिए लागू होगा, कोट थीटा कोसेक थीटा के लिए भी और सेक थीटा टेन थीटा के लिए भी। क्या रूल है, अगर मैं बाई चांस इसको ये लिख दूँ, चलो मैं एग्जाम्पल नहीं यही उठा लेता हूँ पूरा पूरा। अब मुझे ये बताओ, मैंने लिख दिया ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, आपने को कितना दे रखा है, पी दे रखा है कि नहीं दे रखा। इसी तरीके से क्या किया, बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। जब भी अपने को क्वेश्चन के अंदर कोट थीटा कोसेक थीटा या सेक थीटा या टेन थीटा के अंदर वैल्यू दे दे, तो अपने पास में यहाँ पे एक सिंपल सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या है, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे ना, अब क्या कर दो, माइनस कर दो। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पेपर के अंदर बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत करके आए हैं, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है ना। उन्होंने डायरेक्ट क्या किया था और आपको किस वो प्रॉब्लम से बचना चाहिए। अब यहाँ पे आगे मुझे क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबके साथ में क्या आ रहा था, प्लस। साइन थीटा के केस में क्या आ रहा था, प्लस, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब मुझे ये बताओ, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला पता है क्या, नहीं पता ना। आप क्या बोलोगे, सर हमें पता है, लेकिन वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसको माइनस को यहाँ पे कॉमन लेके बाहर कर दूँ, तो क्या मैं यहाँ पे इसको है ना -1 लिख सकता हूँ क्या, सोच के देखो ये चीज़। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी कि नहीं आएगी। अब मेरे भाई मैं अगर -1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी। यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ यही सेम चीज़ है ना, वो आपको टेन और सेक के लिए अप्लाई करनी है। आपको वहाँ पे भी क्या करना है, माइनस के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ पेपर के अंदर लगभग लोग क्या गलती करके आए, उन्होंने जल्दबाजी के अंदर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। जबकि मेरे भाई यहाँ पे देखो, इसने है ना पहले एक वैल्यू दे रखी है कोट की, और यहाँ पे बाद में वैल्यू दे रखी है कोसेक की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू जो है ना उसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो मेरे पास में आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस क्वेश्चन के चक्कर में बहुत से लोग 4 नंबर अपने वेस्ट करके आ गए। तो इस चीज़ का सिंपल सी चीज़ है, इसका बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। मैंने आपको अलजेब्रा से भी इसको समझा दिया है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर आपके सामने कोट थीटा कोसेक थीटा की जगह वो सेक थीटा और टेन थीटा दे दे, तो भी आपको यही तरीके से जाना है, वहाँ पे भी माइनस ही आएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ना उसकी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। आपको पता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r² h।
होता है कि नहीं होता। पाई की वैल्यू अपने से कितनी बोली है क्वेश्चन के अंदर 3.14। यहाँ पे गलती से 22/7 मत ले लेना, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल रखा है 3.14 ले, ठीक है। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यानी त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और इसी तरीके से हाइट कितनी दे रखी है 20। तो आपको यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, 314 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 628, और जो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ईजिली सोल्व हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक और इजी क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। कोई दीवार है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट पता हो, टाइम एंड वर्क के अंदर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अपन बोलते हैं MDH सच यही है वो MDH, ठीक है ना। ये कोई मसाला वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये होता है MDH/W, ठीक है ना। यानी कितने मैन कितने दिनों के अंदर कितने आवर्स काम करके कितना काम कर देंगे, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जो इसने बोला है ना वही लिख दो। प्रतिदिन कितने काम, प्रतिदिन 6 व्यक्ति, मैन की जगह क्या रखना है 6, कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे, कितने दिनों तक, दिन अपने को दे नहीं रखे, अपन मान लेते हैं D दिनों तक, ठीक है ना। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं कि 12 व्यक्ति, अब क्या कर दिए इसने, आदमी चेंज कर दिए, ठीक है। और अब अपने से पूछ रहा है कि कितने घंटे, यानी आवर्स अपने को पूछ रहा है, काम करके उतने ही समय में, यानी डेज जो है ना उनका नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। ये दीवार बना देंगे। अब आपको पता है D से D कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 6 2 12 और 2 5, यानी अपने पास में जो आवर्स आ गए वो कितने आ गए 5। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है MDH/W तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। अगर नहीं भी हो तो आपको पता है एक चीज, अपने को एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ में क्या पूछा है, कंपेरिजन पूछा है कि नहीं पूछा, तो कंपेरिजन जिसमें भी निकालते हैं उस तरीके से सोल्व करते हैं। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, P, Q एंड R कैन फिनिश ए वर्क इन 5, 10 और 15 डेज। 3 लोग हैं, उनका नाम है, एक का P, एक का Q, एक का R। P जो है ना वो एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है, Q 10 दिन में, और R जो है ना उसको काम को ख़त्म करने में लगाता है 15 दिन। अब मुझे ये बताओ टोटल काम कितना होगा, तो आपको बताया टोटल काम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका LCM। 5, 10 और 15 का LCM कितना होता है 30, होता है कि नहीं होता। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ये देखो P जो है ना वो 30 काम करता है 5 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, तो 30 को डिवाइड कर दो 5 से, आपके पास में कितना आ गया +6। इसी तरीके से Q है वो कितना आ गया +3, और जो R है ना वो कितना आ जाएगा +2, यानी इनकी कैपेबिलिटी है कि नहीं है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो आगे क्या गिवन है कि पहले दिन जो होता है ना P और Q है ना वो वर्क करते हैं, यानी पहला दिन जब स्टार्ट हुआ ना तो P और Q, R काम नहीं कर रहा साथ में, P और Q, तो P कितना काम कर देगा 6, Q कितना काम कर देगा 3, तो टोटल पहले दिन काम कितना हो गया 9 हो गया कि नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरे दिन वो बोल रहा है कि P और R जो है ना वो दूसरे दिन काम करते हैं, यानी P जो है ये 6 और R जो है वो 2, टोटल कितना काम हो गया 6 और 2 8, तो दूसरे दिन 8 काम हो गया। फिर से तीसरे दिन वापस से P और Q काम पे आ गया, यानी 6 और 3 9, तीसरे दिन टोटल काम किससे कितना हो गया 9। अब ये अपने से टोटल टाइम बता रहा है कि अपने को टोटल टाइम बता दो कि वो टोटल काम जो है ना वो कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल काम अपने पास में है 30, ठीक है ना, और इन तीनों ने, यानी इन, अगर मैं 3 दिन की बात करूं तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो गया 9 9 18 18 और 8 कितना होता है 26, यानी 30 में से 26 काम खत्म हो चुका है मेरा 3 दिनों के अंदर। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं चौथे दिन की, अब आपको पता है चौथे दिन कौन कौन आएंगे P और R। P और R जो है ना वो एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, लेकिन काम बचा कितना है, 30 में से 26 काम कर दिया तो बचा कितना है 4, तो यानी ये 4 कितने दिन में काम कर देंगे, एक दिन में 8 करते हैं तो 4 काम को निपटाने में कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको बस इतना ही करना है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि 3 दिन तक तो ये काम चला, उसके बाद में जो टोटल काम है वो 3 + 1/2 इतने टाइम में कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको पता है 3 2 जा 6 और 1 7/2, टोटल जो डेज़ लगे वो कितना लगे 7/2। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज ये मत हो जाना कि आप पहली बार PR ले रहे हो फिर PQ ले रहे हो, PQ की जगह कुछ और ले लो। ढंग से इस क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, उसको फॉलो करना है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रजनीश ने एक बैंक से कितने रुपए उधार लिए, 1500 रुपये की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताऊँगा। सबसे पहले मैं पहला मेथड से करता हूँ इसको सोल्व, जो क्या होता है अपन लॉन्ग मेथड भी बोल सकते हैं, या फिर आपको जो सही लगे ना तो आप उस तरीके से जा सकते हो। पहली बात तो वो किस चीज़ की, कौन से ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी अपने पास में जो इंटरेस्ट है वो कैसा होगा कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब मेरी बात सुनो, उसने रजनीश ने क्या किया 1500 रुपये की राशि एक बैंक से उधार ली।
अब वो पहले साल क्या कर रहा है कि वो पहली किस्त का भुगतान करता है 1 वर्ष के बाद में। तो मेरे भाई जब पहला साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके ऊपर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। और यहाँ पे ब्याज की दर जो है वो कितनी दे रखी है, 40% दे रखी कि नहीं दे रखी। 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यानी 5 के ऊपर कितना ब्याज लग गया, 2 लगा कि नहीं लगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ क्या कि 5 के ऊपर 7/5 जो है ना वो ब्याज लग गया। 1500 के ऊपर 7/5 ब्याज लग गया। अब उसने क्या किया, ये जो ब्याज है ना इसमें से कोई किस्त है ना उसका भुगतान कर दिया, और मुझे नहीं पता वो किस्त कितनी है, तो मैंने मान लिया कि वो किस्त कितनी होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी। ये कब की बात है, ये पहले साल के अंदर। अब मेरे भाई आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या फॉर्मूला होता है या क्या चीज़ होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर भी लगता है। तो ये जो अगर उसने वापस कर दी तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट ईयर है उस पर भी तो ब्याज लगेगा, नेक्स्ट ईयर के ऊपर भी, तो इस पूरी चीज़ के ऊपर यानी कितने रुपए बच गए उसके ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, और वो भी कौन सी दर से, 40% की दर से। तो अब मेरे भाई यहाँ पे ये दूसरे साल के लिए लग गया। अब इसने फिर से क्या किया, समान किस्त दे दी। इस तरीके से उसने बैंक के टोटल जो है ना वो रुपए चुकते कर दिए। ये बात इतनी समझ में आ गई। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, यहाँ पे है ना आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखो मैं करता हूँ, यहाँ पे -x को उधर भेजूंगा प्लस, ये 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x/7, ये -x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12x/7। ठीक है, और अगर जब मैं इसको करूँगा सॉल्व तो ये हो जाएगा 2100, यानी 2100 की वैल्यू कितनी आ गई, 12x/7, ये 12, 21, 3, ये 1225, इतना हो जाएगा। ये आंसर आ गया 1225। आप इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आपके पास में डायरेक्ट आ जाएगी। अगर मुझे इस मेथड से नहीं जाना, मुझे यूँ लग रहा है कि ये मेथड थोड़ा हेक्टिक है, तो दूसरा मेथड क्या है, देखो यहाँ पे आपको है ना सिर्फ और सिर्फ किस्त के ऊपर यहाँ पे चलना है कि कितनी जो दर है ना वो है। पहले साल के लिए जो दर है वो कितनी बढ़ी, 5 से 7 हो गई। लेकिन मेरे भाई अगर वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे और बात करे वो किस्तों की, तो आपको क्या करना है कि सेकेंड ईयर जितना भी टाइम देना उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यानी 5 की जगह अब सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, 25, और इसी तरीके से ये जो है ना 7 ही कितना हो जाएगा, 49। अगर वो बात करें यहाँ पे 3 सालों की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको क्यूब कर देना। यानी मेरे पास में जो टोटल है ना ये तो मेरा आएगा प्रिंसिपल, और ये जो होगा ना ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्रत्येक किस्त। ठीक है ना, यानी मैं कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ उसकी। आगे मेरी बात समझ में। अब मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने कि यहाँ पे 2 समान वार्षिक किस्तें हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो पहली किस्त तो 7 है, दूसरी 49 है। इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को समान करना पड़ेगा। तो मैं दोनों क्या कर दूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 35 आएगा कि नहीं आएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 49। अब देखो दोनों किस्तें क्या आ गई, समान आ गई ना। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये क्या होता है अपना प्रिंसिपल। तो 35 और ये कितना हो जाएगा, 25 कितना आता है, 60 होता है कि नहीं होता। यानी प्रिंसिपल मेरा कितना है, 60, और मेरी एक किस्त कितनी है, 49। लेकिन मुझे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, अगले ने 1500 दे रखा है, दे रखा। यानी 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500, तो एक की वैल्यू 60, और मुझे क्या निकालना है, 49 की वैल्यू निकालनी कि नहीं निकालनी। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व करो, आपके पास में आंसर आ जाएगा 1225। आप चाहो तो इस मेथड से भी जा सकते हो, चाहो तो ये वाला मेथड अप्लाई कर लो। दोनों मेथड ईजी हैं, बस आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दे रखा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। अगर आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है तो आपके लिए क्वेश्चन जो है ना वो 1 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, डिजिटल सम आपको पता है ना। अब ये पहला मेथड उन बच्चों के लिए है जिनको डिजिटल सम का कंसेप्ट पता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डिजिटल सम के ऊपर, आप वो वीडियो देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मुझे पता है वो जो नंबर है ना वो 3 और 9 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब जो नंबर मेरा सबसे बड़ा होगा ना वो 3 और 9 से डिविजिबल होगा। तो आपको पता है 3 और 9 से अगर वो डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा तो उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। और अगर वो बोल रहा है कि शेषफल 2 दे रही है, यानी इससे वो कितना ऊपर होगा, 2 ऊपर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है ना, यानी मेरे पास में डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 2। अब आप ऑप्शन के अंदर जाओ, सबसे पहले इस ऑप्शन को देखो, 9 4 13, 13 और 8 कितना होता है, 21, 2 और 1 3। इसका डिजिटल सम कितना आया, 3, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8, ये भी नहीं हो सकता। और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 0, नहीं हो सकता ना। तो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बचा एक, जिसके अंदर डिजिटल सम आ रहा है 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप डिजिटल सम से जाओगे तो ईजिली सोल्व कर लोगे। अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो दूसरा मेथड देखो क्या चीज़ है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप है ना इन नंबर का एलसीएम ले लो। 3, 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 45 होता है कि नहीं होता। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इन तीनों से 45 को डिवाइड करूं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसने मुझे क्या बोला कि वो शेषफल कितनी देती है, 2 देनी चाहिए। यानी जो भी मेरा नंबर होगा ना वो इससे 2 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, ये तो जो है ना ये मेरे पास में क्या आ गई, 2 डिजिट की वैल्यू आ गई।
यही सेम कंसेप्ट अगर मैं इसके मल्टीपल के साथ में अप्लाई करना चाहूँगा तो वो होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। यही सेम कंसेप्ट, यानी मैं के की जगह यहाँ पे मैंने के क्यों लिया है, मैं के ले रहा हूँ यहाँ पे इसके मल्टीपल, यानी मैं 45 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, तो भी ये जो रूल है ना ये फॉलो होगा कि नहीं होगा। आप करके देख लो, 45 के की जगह 2 रख दो, यानी कितना आ जाएगा 90+2। अब देखो 90+2 के अंदर भी सेम ही चीज़ हो रही है ना, 90 से तो ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हैं, लेकिन शेषफल कितना रह रहा है 2। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या उसने कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो मुझे पता है मेरे भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए मुझे के की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 22, क्योंकि आपको भी पता है कि 45 जो होता है ना वो 90 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, तो मेरे पास में सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना वो आएगा 990। करके देख लेना ये चीज़, ठीक है ना। और यहाँ पे +2 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास में ऐसा कौन सा नंबर आ जाएगा डायरेक्टली 992। आगे बात समझ में, ये सिंपल सा फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको डिजिटल सम आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने कहा था ना 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास में क्या दे रखे हैं, एक स्ट्रिंग दे रखी है नंबर्स की, और ये पूछा है इसके औसत कितना होगा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे 2 मेथड आपके पास में होते हैं, आपको पता होगा औसत, औसत मतलब एवरेज अगर अपने को निकालना हो, ठीक है ना, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अगर अपने को औसत निकालना है तो अपन क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी अपने पास में जो भी नंबर्स दे रखे हैं इनको ऐड करो और डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 9 से। आप करके देख लेना, जब आप इनको ऐड करोगे मेरी आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप इसी तरीके से जाओ। एक दूसरा मेथड भी होता है जिसके अंदर आप एक कॉमन इनमें से मान लेते हो और फिर इससे प्लस या माइनस करके देखते हैं कि ये इससे कितना बड़ा है कितना छोटा है। जिनको आता है ये मेथड उनको पता है, ठीक है ना। अगर आप उस मेथड से भी जाओगे ना तो भी आपको बराबर टाइम लगेगा। अगर आपने इन सबको ऐड करके और फिर यहाँ से 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 650। और आपको 650 पूरा भी नहीं निकालना, आपके पास में पहला ही जो आ जाएगा ना वो 6 आ जाएगा, यानी 6 टाइम्स डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ऑप्शन दे रखा है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड करो डिवाइड करो 9 से, आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक जो राशि है, ठीक है ना, राशि मतलब कोई अपने को दे रखा है प्रिंसिपल, साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड क्या होता है, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है कि नहीं होता। अब उसने मुझे क्या बोल रखा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। यानी कोई राशि थी, मैं मान लेता हूँ वो राशि 1 है, ठीक है ना, उसने क्या किया 9 साल लगे उसको और वो स्वयं की कितनी हो गई 3 गुना हो गई। तो ये जो है ये मेरा प्रिंसिपल है कि नहीं है, और ये जो आया है मेरे पास में 9 साल बाद में अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि 9 साल के अंदर जो मेरा ब्याज है वो कितना आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में ब्याज निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो बस आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया 2, प्रिंसिपल कितना था 1, आर मुझसे पूछा है, टाइम कितना दे रखा है 9 और डिवाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 200/9 और जो डायरेक्ट अपन को आंसर देगा 22 डिवाइड बाई 9%। आगे मेरी बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको इस मेथड से नहीं जाना तो आप है ना यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो मेथड बताया मैंने कि 9 साल के अंदर कितना बढ़ा 3, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 9 साल के अंदर कितना बढ़ रहा है। दूसरा मेथड ये वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। 9 साल के अंदर 2 बढ़ा तो 1 साल के अंदर कितने बढ़ेगी 2/9। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है रेट, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 200/9 मेरे पास में डायरेक्ट रेट निकल के आ जाएगी। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप डायरेक्टली इस मेथड से भी जा सकते हो। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इजी था क्वेश्चन, ये देखिए, ये मैं बोल सकता हूँ 2022 मेंस के अंदर जितने भी पेपर आए ना उनमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी को घोल के पिया है ना वही इस क्वेश्चन को ढंग से सोल्व कर पाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी यानी कोई भी चीज़, यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन से सबको समझा दूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा कि एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यानी कोई आदमी है वो क्या कर रहा है 8 शॉट्स फायर कर रहा है, ठीक है ना, 8 बार बंदूक चलाता है, उसमें से 5 बार जो है ना वो एकदम टारगेट के ऊपर जाके लगती है, ठीक है ना। और वह यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार तो कम से कम निशाना लगा ही देगा। तो इसका कंसेप्ट मेरे भाई कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता। आपको ये पता है कि 8 शॉट में से कितनी बार निशाना लग रहा है 5 बार, कितनी बार निशाना लग रहा है 5 बार। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि शॉट लगने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी हो जाएगी 5/8 होगी कि नहीं होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, शॉट लगने की प्रोबेबिलिटी 5/8 है कि नहीं है। इसी तरीके से अगर वो शॉट 5 बार लगा देता है यानी वो टोटल
कितनी बार वो शॉट को मिस करेगा। तो आपको पता है मेरे भाई, अगर 5 बार, 8 में से 5 बार लग रहा है, यानी 3 बार निशाना नहीं लगेगा। इतनी चीज़ मेरी क्लियर हुई। अब आगे देखो वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है। यानी मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि टोटल है ना, मेरी इच्छा है ना कि मैं 10 शॉट क्या कर रहा हूँ, फायर कर रहा हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 10 में से है ना 2 बार है ना वो क्या हो जाए, हिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा कंसेप्ट अब देखो, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है NCR, यानी टोटल, ठीक है ना। टोटल ऐसा कितनी है जब मैं चलाऊंगा, और उसमें से कितनी बार मेरा निशाना जो है ना वो टारगेट के ऊपर लगना चाहिए, यानी मेरी यहाँ पे डिज़ायर क्या है, ठीक है। मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे, यानी टोटल कितनी बार जो है ना वो मेरा निशाना एकदम परफेक्टली लग सकता है, कितनी बार लग सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बोल रहा है मुझे 5/8 लग सकता है, लेकिन कितनी बार, 2 बार तो लगना ही चाहिए, यानी 10 में से 2 बार लगना चाहिए। तो मेरे भाई कितनी बार ऐसा होगा कि मेरा जो निशाना है ना वो टारगेट के ऊपर नहीं लगेगा, ये PA', यानी ये टोटल 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, 10 में से 2 बार लग रहा है, तो कितनी बार मिस करेगा, 8 टाइम्स। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो सीधी सिंपल सी बात है, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10, C और 2 मल्टीप्लाई करना है मुझे PA, यानी कितनी बार निशाना लगेगा, यानी 5/8 का होल स्क्वायर इंटू 3/8 का PA' कितनी है, 3/8 का पावर 8। आगे मेरी बात समझ में। अब आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो यहाँ पे समझना, 10C2 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको सोल्व ऐसे किया जाता है, 10 का फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई, यहाँ पे 10 की जगह मैं क्या लेता हूँ, एक बार n से ही समझा देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है NCR जो होता है ना, उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई r का फैक्टोरियल। यानी यहाँ पे जो है ना n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 का फैक्टोरियल, और ये 10 माइनस r कितने दे रखे हैं, 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे r से, यानी 2 के फैक्टोरियल से। अब आपको आगे सोल्व करना आता है या नहीं आता, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है, इसको है ना वो कंटिन्यूसली अपने को इसके कंजिक्यूटिव्स, इससे जो नीचे वाले कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं ना उनसे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू 9 इंटू, मैं 8 का फैक्टोरियल यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ, क्योंकि आपको पता है नीचे भी देखो क्या गिवन है, 8 का फैक्टोरियल है कि नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसी तरीके से 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, 8 तो 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, 10C2 की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है। 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25। अब मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखो 8 जो है ना, यहाँ पे आप स्क्वायर करके 64 मत लिख देना, आपको पता है यहाँ पे देखो 8 की पावर के अंदर सब कुछ दे रखा है, तो आप है ना 8 को ऐसा कैसा छोड़ दो, 8 स्क्वायर, और इसी तरीके से 3 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 8। अब आपको पता है ये दोनों अगर बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी ये नीचे कितना आ जाएगा, 8 की पावर 10 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी मुझे है ना, सॉरी 8 की पावर 10, यानी मेरे पास में देखो सारे ऑप्शंस के अंदर 3 की पावर 8 डिवाइड बाई 8 की पावर 10, तो सारे ऑप्शंस के अंदर दे रखा है कि नहीं है, चेक कर सकते हो आप। तो मुझे सिंपल से सिर्फ क्या करना है, 45 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 40 25 1125 मेरे पास में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छी तरीके से, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी आती है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो वहाँ पे तुक्का लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन, और 1 नंबर जो है ना वो माइनस जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, क्वेश्चन आया समझ में, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है CGL 2022 मेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि किसी समबहुभुज का एक अंतः कोण, अब मेरे भाई कोई भी एक बहुभुज होता है ना, उसका प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है ना, और एक अंतः कोण, इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो कोई भी एक, अगर अपने पास में समबहुभुज दे रखा है तो उसका एक अंतः कोण अगर अपन पूछ लें तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। आगे मेरी बात समझ में। अब इसने यही बोल रखा है कि किसी समबहुभुज का एक अंतः कोण किसी समदशभुज के एक अंतः कोण है। अब मुझे n की वैल्यू, n क्या होती है, साइड, यहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास में दे दी 10, तो 10 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 और डिवाइड बाई 10। यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसने क्या बोला कि समदशभुज के एक अंतः कोण का 15/16 गुना है। ये जो है ना, ये टोटल समबहुभुज, ये इसका कितना गुना है, 15/16। अब आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली इसको सोल्व करो। ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2, ये कितने टाइम्स जाएगा 2, ये 3, अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 3/4। यानी मैं यूँ बोल सकता हूँ n - 2 डिवाइड बाई n की वैल्यू किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर आ गया।
आगे मेरी बात समझ में? अब आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4n माइनस 8 और ये आ जाएगा 3n। तो यहाँ पे n की वैल्यू डायरेक्टली मेरे पास में कितनी आ गई? 8। n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड्स, कितनी भुजाएं हैं। अब मुझसे आगे क्या पूछा है? बहुभुज में विकिरणों की संख्या बताओ। अब विकिरणों का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी बहुभुज जो होता है ना, उसको विकिरण निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना, n की वैल्यू रखो, 8 इंटू 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। और अपने पास में यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर प्रत्येक दे रखा हो तब फॉर्मूला क्या होगा, और एक दे रखा हो तो तब फॉर्मूला क्या होगा, और साथ में बहुभुज की विकिरणों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आगे मेरी बात समझ में? इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये देखो एक और इजी सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर भी पेन उठाना मना है, आप सिंपल सा कर सकते हो। यदि a प्लस बी का 20%, ठीक है ना, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर दो। a प्लस बी का 20%, यहाँ पे भी सामने भी क्या दे रखा है? परसेंट। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। आपको पता है ये आ जाएगा 2a प्लस 2b, और ये किसके बराबर होगा? 3a माइनस 3b। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई तो करना है मुझे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5b के। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ? a किसके बराबर है? 5, और b किसके बराबर है? 1। समझ रहे हो क्या कैसे लिख दिया मैंने? यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मेरे भाई ये 5 डिवाइड बाई 1 लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, अगर मैं b को इधर लेके आऊँ। यानी a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मुझे क्या करना है? यही तो पूछा है, b का कितना प्रतिशत। तो b जो है ना, उसका कितना प्रतिशत बराबर होगा a के? तो b जो है ना 100 का 500%। बस सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। आपको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक जो है ना, उसको 5 बनने के लिए कितना परसेंट बनना पड़ेगा? खुद का 500% करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है। अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी वैल्यू पूछी है कि इनमें से किसके बराबर होगी। अब आपको कोई आइडेंटिटी पता है या नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक चीज़ बताओ, अगर आप इसको है ना कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करना जाएंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे बेटर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन दे और उसके अंदर ऑप्शंस जो है ना वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हो, तब आप डायरेक्टली क्या करो, वहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड से जाया करो। यानी थीटा की कोई भी वैल्यू आप अपने हिसाब से रख लो, चाहे तो 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई चीज़ दे भी नहीं रखी, मुझे 0 भी मैं रखना चाहूँ तो क्या मैं रख सकता हूँ क्या यहाँ पे? अगर वो मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रहा तो यहाँ पे मैं 0 और 90 भी रख सकता हूँ क्या? रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं 0 और 90 भी रख सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन होती है मेरे भाई। यहाँ पे देखो 10 में और कोट में वैल्यू दे रखी है, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 या 90 रखूँगा तो एक ना एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? इनफाइनाइट आएगी कि नहीं आएगी? तो वो चीज़ क्या होती है? गलत। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे है ना सबसे सिंपल वैल्यू रख लो 45 डिग्री। क्यों है सबसे सिंपल? आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1√2। इसी तरीके से कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 इसका होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको सोल्व करो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 3/√2 का होल स्क्वायर। करके देख लेना, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है कोस थीटा, यानी कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √2। तो मेरे पास में ये भी कितना आ जाएगा? √3/√2 का होल स्क्वायर। अब आपको बताया जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 9/2 और ये भी आ जाएगा 9/2। यानी मेरे पास में जो ऑप्शन आएगा ना वो क्या आ जाएगा? 9 ये जो हो जाएगा 18/2, और मेरे पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 9। अब मेरे भाई यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पे आप क्या करो, 45 की वैल्यू रख के देख लो। आपको पता है 45 कितना होता है? 10 45 कितना होता है? 1, और कोट 45 कितना होता है? 1। 5 और 1 6, 6 में से एक गया, बचा कितना? 5। तो ये तो नहीं होगा। इसके अंदर पुट करो 7 + 1 + 1, ये कितना आ रहा है? 9। यानी मेरे पास में डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? 9। आगे मेरी बात समझ में? सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुटिंग मेथड से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी है x = इनके है। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर आपको रूट्स की वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन कितना ईजी है। ये कितना होता है? 8, ये कितना होता है? 11, ये कितना होता है? 13, 11 और 8 19, 19 में से तेरा गए बच्चे कितने? 6। अब मुझे क्या करना है? x की वैल्यू मेरे पास में निकल के आई 6, और मुझे क्या करना है? 6 का स्क्वायर। यानी मेरे पास में डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 36। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। माध्यिका क्या चीज़ होती है मेरे भाई? सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। मान लेता हूँ मैं कोई स्ट्रिंग दे रखी है मुझे, यहाँ पे मैं एक कोई नंबर दे देता हूँ आपको 3 2 4 6 1 9 8, ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं।
मैंने आपको क्या दे दी, एक स्ट्रिंग दे दी। अब मुझे इसकी माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका का कंसेप्ट क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता। ये जो दे रखी है ना स्ट्रिंग, इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर क्या कर दो, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको अरेंज कर दो। तो आप सबसे पहले लिखोगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद में 6, फिर 8 और फिर क्या लिखोगे, 9। आगे मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ना, ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनका सबसे जो मिडिल का नंबर होगा ना, वही इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। आगे मेरी बात समझ में, इतनी चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दे दूँ कि ये जो सबसे बड़े वाले 3 नंबर है ना, क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़े वाले 3 जो नंबर है ना, इनके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, +3 कर देता हूँ। सब में, सबके अंदर क्या कर दिया मैंने, 3 की वृद्धि कर दी। तो आप यहाँ पे क्या करो, इन सब के अंदर 3 की वृद्धि कर दो, ठीक है ना, 3 की वृद्धि कर दो। ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। अब मेरे भाई अगर मैं इस स्ट्रिंग को वापस लिखना चाहूँ, ये जो स्ट्रिंग है, तो क्या मेरी माध्यिका के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा क्या इस चीज़ का, सोच के बताओ, इस चीज़ का मेरी माध्यिका के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या, बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये पहले भी जो थी वो मिडिल में आ रही है, अभी भी जो है वो मिडिल के अंदर ही आ रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको बोल देता कि पहले जो आ रहे हैं ना, ठीक है ना, जो इस माध्यिका से छोटे हैं, इनके अंदर अगर मैं वृद्धि कर देता हूँ, तब ये थोड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट कर सकता है, तब ऑर्डर चेंज हो जाएगा इनका। लेकिन अगर ये बाद वालों के अंदर मैं कितना भी चेंज करूँ, तो क्या कहीं पे मेरी माध्यिका चेंज होगी, नहीं होगी ना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, बस यही चीज़ है यहाँ पे। देखो ये क्या बोल रहा है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका कितनी है, 73.2, यानी 11 उसने क्या कर रखे हैं, नंबर्स ले रखे हैं, और उनके बीच की जो माध्यिका है ना, वो कितनी है, 73.2। अब वो बोल रहा है कि यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षण में, ये जो समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षण है ना, इन सब में वो क्या कर रहा है, +3 का इंक्रीज़ कर रहा है। तो नए समुच्चय की माध्यिका, अभी अभी आपको समझाया, क्या 73.2 के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहती है, यानी सेम। आगे मेरी बात समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, एक समलंब चतुर्भुज क्या दे रखा है अपने को, ABCD, और AB और DC एक दूसरे के क्या हैं, समान, और उनके बीच जो लंबवत दूरी है ना, वो दे रखी है अपने को 8 मीटर। अब मेरे भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब क्या चीज़ होती है। ट्रेपेजियम का नाम सुना है, किस तरीके की शेप होती है, ये देखो। आपने कोई कैनल देखी है जिसको नहर बोलते हैं, आपने कोई नहर देखी हो, तो ये जो है ना उसकी शेप होती है कि नहीं होती, यही अपना क्या है, ट्रेपेजियम है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो इसने क्या बोला है कि ट्रेपेजियम के अंदर खास चीज़ क्या होती है, ये जो दोनों साइड्स होती है ना, ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती हैं, यानी ये एक दूसरे के हमेशा पैरेलल चलती रहती हैं। दो साइड्स हमेशा ट्रेपेजियम में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये बोल रहा है कि AB और DC जो है ना, वो एक दूसरे के समांतर है। तो मैं इसको ABCD ये इस तरीके से बना दूं। अब उसने क्या बोला है, उनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी दूरी हो जाएगी, 90 डिग्री की वैल्यू। ये लंबवत का मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये दूरी मुझे दे रखी है 8 मीटर। इसके साथ में वो मुझे एक और कंडीशन दे रहा है कि AD = BC। ये जो AD है ना, ये वाली साइड, ये इसके क्या है, BC के इक्वल है, ठीक है। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो है ना, ये एक तरीके से समद्विबाहु जो होगा ना, वो ट्रेपेजियम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु ट्रेपेजियम। आगे मेरी बात समझ में। अब इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। अब वो मुझे बोल रहा है कि AB जो है ना वो 15 है, लेकिन साथ में इसने देखो एक और कंडीशन दे दी कि जो AB है ना वो 15 मीटर है, लेकिन वो छोटा है किससे, DC से। तो अपने सही बनाया, AB जो है ना ये 15 है, और अब अपने को बोल दिया कि DC ये जो है ना ये इससे बड़ी है। अब बोलो समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप। अब आपको पता है परिमाप का मतलब क्या होता है, ये जो चारों भुजाएं होती है इन सब का क्या करना है, अपने को सम करना है। लेकिन अपने को इनका पता है, ये देखो ये दोनों 10-10 है, ये 15 है, लेकिन इसका नहीं पता ना अपने को ये कितनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, जो DC साइड है वो निकालनी पड़ेगी। अब आप किस तरीके से निकाल सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप सिंपल सी एक चीज़ बताओ। ये वाली साइड है, ये 8 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। अब अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट बताया कि अगर मेरे पास में हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस किस तरीके से निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, तो मुझे सिंपल सा क्या करना है, बस उसी तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास में पाइथागोरस थ्योरम के अलावा ट्रिपलेट्स भी याद हैं, अगर मेरे पास में ट्रिपलेट्स भी याद हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ना वो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपके पास में ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से जा सकते हो, H² क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 का डबल कर रखा है 8,
5 का डबल कर रखा है 10, तो यानी 3 का क्या हो जाएगा, डबल कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा, तो ये जो साइड है ये कितनी आ जाएगी 6। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पे भी ये जो साइड है ये भी 6 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ये समांतर हैं, तो ये वाली जो है वो भी तो 8 ही होगी ना, तो ये वाली भी कितनी आ गई 6। अब मेरे भाई ये 6 आ गई, ये 6 आ गई, और यहाँ पे ये देखो पूरा पूरा समांतर, ये वाला जो है वो सेम टू सेम 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरे पास में ये बताओ सी डी की लेंथ टोटल आ गई कि नहीं आ गई, 6 6 12 12 और 15 कितने होते हैं 27। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करो और अपना आंसर निकाल दो। अब मुझे यहाँ पे पता है 7 और 5 12, लास्ट के अंदर 2 आएगा, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको ट्रेपेजियम के अंदर ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसके अंदर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है ना ये वाली, ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है ना वो दोनों क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी, इनके अंदर एक छोटा सा फ़र्क होता है। सिमिलैरिटी क्या चीज़ होती है, कोई जो चीज़ें है ना वो अपन क्या बोल सकते हैं कि एकदम है ना यूँ समान सी दिख रही हैं, ठीक है ना। एक जो शेप है, मान लेता हूँ मैं एक, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और फिर मैं ये बोलूँ एक और सर्कल ये है, तो क्या मैं इन दोनों को देख के बता सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर हैं दिखने में। हाँ आप कहोगे बिल्कुल सिमिलर है, ये भी गोल है ये भी गोल है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने ये यहाँ पे एक सर्कल ऐसा ड्रॉ किया, सेकंड वाला सर्कल भी सेम इसी तरीके का, ये लग नहीं रहा लेकिन आप मान लेना कि ये सेम इसी तरीके का है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। तो आप इनको देख के ये कहोगे कि नहीं ये सिमिलर लग रहे हैं, आप ये कहोगे ना कि ये तो आइडेंटिकल हैं, दोनों समरूप है एकदम, दोनों का रूप है ना वो बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज़ क्या होती है, सर्वांग समता होती है। अब मेरे भाई इसने क्या किया, दो ट्राइंगल बना रखे हैं, एक तो ABC और एक ट्राइंगल है PQR। मान लेना ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एकदम दिखने में एक जैसे हैं, ये है ABC और ये है PQR, ठीक है ना। ये देखने में एक दूसरे क्या हैं, सिमिलर। अब मुझे यहाँ पे दे रखी है AB इज इक्वल्स टू कितनी 5, तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों दिखने में क्या है, सेम, तो ये PQ भी कितनी हो जाएगी, 5 होगी कि नहीं होगी। अब इसने सेकंड चीज़ क्या दे दी कि B जो है ना ये 40 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ Q भी मेरे को कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। इसी तरीके से ये जो A है ना ये कितना दे रखा है, 80 डिग्री, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ P जो है वो भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब मुझे ये बता दो कि दो ट्राइंगल्स के अंदर किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं, जो आंतरिक कोण होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है वो ये मेरा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, इसके अंदर भी ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें देखो, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो, PQ कितना दे रखा है मुझे 5 और R कितना दे रखा है 60 डिग्री। इसके अलावा आप कोई भी और चीज़ मैच करके देख लो, QR क्या 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे कहीं पे गिवन है, तो ये वाला तो कैंसिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है P60, लेकिन P तो कितना है, A के इक्वल 80 डिग्री, तो यहाँ पे अपने पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, वो आएगा PQ इज इक्वल्स टू 5 एंड R इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अंदर आपने अगर निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर वो पढ़ रखी है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितना इजी है। कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है ना वो अपन 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, आपको पता होगा अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं और फिर एक ग्राफ बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते। यानी ये जो एक लाइन है ना, इसके ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे ना, ये इस को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अपने पास में जो भी इक्वेशन देगा ना उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 19 को। क्यों कॉमन लिया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ से 19 को कॉमन लिया है, तो अंदर कितना बच जाएगा 3x माइनस वाई, और ये कितना आ जाएगा 399। ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 3 2 जा और ये 21, यानी मेरे पास में इक्वेशन आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21। ये मैंने कॉमन लेके कट क्यों किया है, क्योंकि मेरे भाई मुझे है ना इसको थोड़ा सा ईजी करना था। अब मुझे ये चीज़ बताओ, इसने है ना, मैं आपको कोई भी यहाँ पे है ना दो निर्देशांक दे रहा हूँ, जैसे 2 और 1 दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या दे दिया 2 और 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ये जो पॉइंट है ना ये तो कौन से अक्षांश के ऊपर है, कौन सी लाइन के ऊपर है, x के ऊपर, और ये जो है ना ये कौन सी लाइन के ऊपर है, y के ऊपर। होता है कि नहीं होता। तो मेरे भाई इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है। यहाँ पे देखो x के ऊपर क्या बोल रहा है वो 7, और y के ऊपर कितना बोल रहा है 0। पुट करो, x की जगह मैं 7 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7 3 = 21, और y की जगह 0। यानी ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है या नहीं कर रही, इसको कर रही है ना। इसी तरीके से आप क्या करो, y x के ऊपर x की जगह क्या रख दो 0। अब मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे तो आ रहा है 21 और ये आ रहा है -21, ये दोनों इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी मुझे इतना पता चल गया कि x जो है ना वो तो 7 आएगा। तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन में x क्या दे रखा है 7, और इसी तरीके से y जो है ना वो -21 आएगा, क्योंकि -21 यहाँ पे बाहर वाले माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर +1। तो मेरे पास में सीधा सीधा ऑप्शन आ गया
0 और -21। आगे मेरी बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी कोई डाउट है, अगर आपको निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, मैं आपको वहाँ पे अलग से करवा दूंगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 60 रुपये पर केजी की लागत से कितने केजी चावल को 42 रुपये पर केजी वाले चावल से 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है? मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर है ना, बहुत सारे बच्चे एक सिंपल से मिस्टेक कर देंगे, और वो मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पे इसने लास्ट के अंदर क्या दे रखा है कि परिणामी मिश्रण को 56 रुपये पर केजी में बेचने पर 12% का लाभ हो सके। यहाँ पे वो मुझे ये बताओ, वो कॉस्ट प्राइस दे रहा है या उसका सेलिंग प्राइस दे रहा है? मेरे भाई अगर वो लाभ के ऊपर बेचेगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस पता है आपको? अगर दुकानदार के को कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती है ना, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको वो बेचता है। यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे अगर वो 5% भी प्रॉफिट ऐड करेगा तो वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 105 रुपीज़। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है कि ये जो 56 रुपये बेच रहा है ना, ये लाभ के ऊपर बेच रहा है। यानी ये जो मेरा 56 है ना, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और आप यहाँ पे देखो, इसने क्या बोल रहा है कि 60 प्रति केजी लागत वाले, लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। यानी मुझे दोनों चावल का यहाँ पे तो क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, अगर मुझे ये मिक्सचर बेचना है ना, तो इसका मुझे दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो अपने को भी पता है, जब अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन ने कॉस्ट प्राइस लिया है ना, तो अपने को ये जो होता है ना, यहाँ पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस ही लेना पड़ेगा। अब मेरे भाई वो यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, वो ये जिस तरीके से बता रहा है, चल रहा है, उस तरीके से चलते हैं। ये बोल रहा है कि 12% का लाभ हो सके। यानी मेरे भाई अगर मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये था, तो उसका लाभ कितना हुआ? 12%। यानी मैं 112 कह दूँ इसको, लेकिन यहाँ पे 112 की जगह मुझे कितना दे रखा है? 56 रुपये दे रखा है कि नहीं दे रखा? तो मुझे अब वैल्यू ये जो थी ना, ये क्या है? सेलिंग प्राइस। और मुझे निकालनी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर 112 की वैल्यू 56 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56/112। और मुझे निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा? 100। तो मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 50। यानी इन दोनों को अगर मैं मिक्स करके बेचूंगा, तो इन दोनों का जो मिक्स का प्राइस होगा, ये कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। इतनी चीज़ आई मेरे भाई समझ में? यहाँ पे गलती से 56 मत कर देना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, वो अपने को क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। अपने को सेलिंग प्राइस को किस में बदलना होगा? कॉस्ट प्राइस के अंदर। अब आपको आगे मेथड पता है, 50 में से 42 को माइनस करो 8, और यहाँ पे 60 में से 50 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 10। जब मैं इनका रेशियो लूँगा तो ये आ जाएगा 4:5। अब आगे क्या बोल रहा है वो, कि 42 केजी, ये जो है ना, ये तो कौन से 42 केजी रुपये वाले हैं, और ये है 60 केजी वाले। और 42 केजी वाले मुझे दे रखे हैं 24 किलो चावल। यानी 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। और मुझसे पूछा क्या है कि परिणामी मिश्रण को मुझे, ये जो सॉरी, यहाँ पे मुझे पूछा है कि 60 रुपये वाले है ना, कितने केजी चावल बनाऊंगा? 60 रुपये वाले कितने केजी चावल बनाऊँ? यानी मुझे वैल्यू पूछी है 4 की। तो 24/5 और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, आपके पास में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 19.2 केजी। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो है ना, सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपने को लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यदि 4 अंकों की संख्या 7 से विभाजित है तो y का मान ज्ञात करो। सबसे पहला आप ऑप्शन से जाइए, ठीक है ना? मैं तो ये बोलता हूँ ऑप्शन से जाइए, फटाफट ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से नहीं जाना, आपको डिविजिबिलिटी रूल से जाना, तो आपको पता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सबसे लास्ट वाले नंबर होते हैं ना, 3 का क्या बनता है? ग्रुप बनता है। और ये जो 3 वाला ग्रुप है ना, ये नेक्स्ट वाले ग्रुप से क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 3 y का ग्रुप बना और इसको माइनस कर दो किससे? 4 से। यानी ये जो नंबर होगा ना, ये मेरा किससे डिवाइड होगा? 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अब मेरे भाई आपको पता है 63 जो होता है ना, वो 7 से डिविजिबल होगा। तो y की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूँ इन ऑप्शंस में से कि ये इसको मैं अगर मैं माइनस करूँ 4 से, तो मेरे पास में यहाँ पे 63 तो आना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसी वैल्यू सिर्फ एक है। आप अगर 634 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 630, और वो आपको पता है 7 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है? अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है? आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट हो आप उस तरीके से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है कि यदि 2 LED टीवी और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 31,000 रुपये है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि 2 LED टीवी हैं और एक मोबाइल है। ये टोटल मुझे कितने रुपए के पड़ रहे हैं? 31,000 रुपये के। इसी तरीके से 2 मोबाइल और एक LED टीवी जो है ना, वो मुझे पड़ रहा है 35,000 रुपये का। मेरे भाई यहाँ पे है ना, आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखा करो कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है एक मोबाइल की कीमत, यानी मुझे निकालनी है मोबाइल की रेट निकालनी है। पहला मेथड, आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे 2 LED दे रखी है, यहाँ पे एक LED दे रखी है, यहाँ पे 2 मोबाइल है, यहाँ पे एक मोबाइल है। तो क्या ये सेम नहीं हो जाएंगे? अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो ये सेम होंगे कि नहीं होंगे? करके देख लो। ये अपने पास में आ जाएगा 3L + 3M, यानी 3 LED + 3 मोबाइल मिलके कितना बनाएंगे? तो 5 और 1 6, और ये बन जाएगा 66,000 रुपये।
क्या ये मैं लिख सकता हूँ दोनों को ऐड करके, दोनों इक्वेशंस को? यानी अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास में ये आएगा 3L + M की वैल्यू कितनी आ गई? 66। और ये 22,000 आएगी कि नहीं आएगी? 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो L + M, यानी जो मेरी LED, एक LED और एक जो मेरा मोबाइल है ना, वो कितने रुपए में बिकेंगे? 22,000 में। इसी तरीके से अगर मैं मान लो इनमें से बड़े वाले में से, ये वाले में से इसको माइनस कर दूँ, समझ रहे हो? सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दूँ मैं? माइनस कर दूँ, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा? ये तो मेरे पास में आएगा L + M या M + L कुछ भी, और ये आ जाएगा मेरे पास में M - L, और ये मेरे पास में वैल्यू आएगी 4000। आएगी कि नहीं आएगी? बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर लूँ। अब आपको निकालना क्या है? मोबाइल फ़ोन यानी M की वैल्यू। अब मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, एक आ जाए M + L, एक आ जाए M - L, A + B या A - B आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखो पॉजिटिव वाला कौन सा है? ये है ना, मोबाइल ही तो है। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, मोबाइल जो है ना इसकी वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करो, 22,000 + 4000 और डिवाइड कर दो 2 से। इसी तरीके से अगर मुझे LED की वैल्यू पूछी होती तो LED किस तरीके से निकालता मैं? यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने की जगह अब आप क्या करोगे? बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करोगे और डिवाइड कर दो 2 से। आपके पास में दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 22 और 4 26, 26 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1300। आ गई मेरी बात समझ में? पहला मेथड है ये। दूसरा मेथड भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इक्वेशंस तो आपको फॉर्म करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पे 2L है, यहाँ पे L है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे वाली इक्वेशन को कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई। आप समझ रहे हो? ठीक है। और उसके बाद में आपकी जो भी वैल्यू आएगी काट पीट के, और आपको लास्ट में यहाँ तक पहुँचना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप इस तरीके से ईजिली और जल्दी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली करोगे तो आपको पता है ये 3 कॉमन आएगा, और आप वहाँ पे डायरेक्ट आप 22,000 कर दोगे, यहाँ पे 4,000 कर दोगे, आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो इस चैप्टर में ऐसा, इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो हार्ड हो। सिंपल से सारे क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन है जैसे वो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा नहीं जो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर इसके अलावा आपको और कोई क्वेरी हो और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपको करवाने की ट्राई करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।